हेलो एवरीवन, वेलकम इन एजुकेटर विंग्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी की लेक्चर एग्ज़ाम जो कि उत्तराखंड का है उसकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन चल रही होगी। साथ ही अदर जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं उनकी भी प्रिपरेशन आप लोग कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास इससे संबंधित क्वेश्चंस कर रहे हैं। इससे संबंधित ऑलरेडी हम लोग 2 सेशन ले चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट पर जाइए वहाँ पर, और आप लोग उसमें जाकर के सारी वीडियोस देख सकते हैं। जो भी आपके टॉपिक से रिलेटेड है आपको सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि अभी हम फिलहाल इस चैनल पर लेक्चर एग्ज़ाम के लिए ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए जा रहे हैं, और जो कि है टॉपिक वाइज, सिलेबस वाइज हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, जो कि आप लोगों के लिए सभी के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो सेशन है हमारा इसी से संबंधित है। आधुनिक भारत का इतिहास इसी से संबंधित है। इसको स्टार्ट करने से पहले आप सभी को कह देना चाहती हूँ कि जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि अब रह गया है टाइम कम। धीरे धीरे समय निकलता जा रहा है और आप लोगों को करनी है अपनी तैयारी को बेहतर। ठीक है, तो आप लोगों का आई होप आप लोगों का जो थ्योरेटिकल स्टडी है, सेल्फ स्टडी, वो आप लोगों की कंप्लीट हो गई होगी। क्योंकि आप लोगों को इतना टाइम नहीं लेना है कि हाँ आप लेके बैठे हुए हो एक एक पेज एक एक दिन में पढ़ रहे हो। भाई ऐसा मत करो, प्रिपरेशन करनी है तो अच्छे से करो। आप लोग ना एक एक चैप्टर को कंप्लीट करो। एक चैप्टर से भी ज़्यादा आप एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो और उस पर बेस्ड MCQs लगाना स्टार्ट कर दो। बाकी यहाँ पर इसी चैनल पर, एजुकेटर विंग्स चैनल पर, आप सभी को टीचिंग एप्टीट्यूड के MCQs मिल जाएंगे। अभी हिस्ट्री के हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं MCQs। मॉडर्न हिस्ट्री हमारी चल रही है। ठीक है, जल्दी ये ख़त्म हो जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री का। देन उसके बाद हम लोग उत्तराखंड GK हम लोग करेंगे यहाँ पर। ठीक है, उत्तराखंड भी इम्पॉर्टेंट है। वैसे इम्पॉर्टेंट सब कुछ ही है, जो भी सारा सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम चल रहे हैं प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, MCQs बेस्ड यहाँ पर क्लासेस हो रही हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बने रहिए चैनल में। एंड आज का जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर ले ज़रूर, और लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। अब ये पूछा है क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी उसकी स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है A.O. ह्यूम ने, बी महात्मा गांधी ने, सी सच्चिदानंद ने, सिन्हा ने, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? A.O. ह्यूम ने करी थी। ठीक है, किसने की थी? A.O. ह्यूम ने की थी। राइट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन ए। अब इसमें से एक और क्वेश्चन निकल के आता है कि कब की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, कब हुई? इसका राइट आंसर मैं आपको बता देती हूँ। ये पूछा जाता है क्वेश्चन 1885। ठीक है, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। देखो, इसकी स्थापना, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। ठीक है, पहले इसका नाम क्या था? इसका नाम पहले ये था इंडियन नेशनल यूनियन। ठीक है, इसका नाम किसने चेंज किया? इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की, जिसका नाम बदलकर दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया। राइट, अब आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है कि नाम चेंज किसने किया और चेंज करके क्या नाम रखा गया। नाम चेंज किया दादा भाई नौरोजी ने और उसका नया नाम रखा गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ऑप्शन ए है 52, बी 62, सी 72 और डी 82। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है 72। ओके, 72 प्रतिनिधियों में पहला जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें भाग लिया था 72 प्रतिनिधियों ने। अब मैं आपको यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ। जो प्रथम सम्मेलन हुआ था, ठीक है, प्रथम जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता, पूछा जाता है उसकी अध्यक्षता किसने की थी? उसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। अध्यक्षता ये पूछा जाता है क्वेश्चन, अध्यक्षता मैं बता देती हूँ। जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता
व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश बनर्जी ने की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम जो सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का, तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि पहला अधिवेशन कब हुआ। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला अधिवेशन कब हुआ? 1885 में ही हुआ। ओके, 1885 में ही हुआ। और कहाँ पर हुआ? मुंबई में गोकुल धाम तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप इनको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी संस्था कहा था? ऑप्शन ए है कर्जन, बी है डलहौजी, सी कैनिंग और डी डफरिन। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा कि किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी संस्था कहा है? ये आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर क्या है। तो किसने कहा है? आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी संस्था कहा है। ठीक है, ओके। और एक और स्टेटमेंट आगे आएगा जो कि कर्जन ने कहा है, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। ठीक है, ये स्टेटमेंट अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा तो इसका आंसर होगा कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है? देखिए क्वेश्चन आ गया है। ऑप्शन ए है कैनिंग, बी डलहौजी, सी कर्जन और डी बेंटी। तो राइट आंसर हमारा होगा यहाँ पर कर्जन। अभी मैंने आपको बताया है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कर्जन। ओके, स्टेटमेंट भी पूछे जाते हैं तो रिमेंबर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए बातें। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1838, बी 1851, सी 1866, डी है 1876। तो लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी ये हमें बताना है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा 1838। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में हुई थी। इम्पॉर्टेंट है, इसको भी अपने इम्पॉर्टेंट नोट्स में शामिल कीजिएगा। नेक्स्ट आता है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1851, बी 1866, सी 1876 और डी है 1886। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1876 में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं है? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, बी है विपिन चंद्रपाल, सी गोपाल कृष्ण गोखले और डी है लाला लाजपत राय। अब आपको आंसर यहाँ पर बताना है, मैं ही बता देती हूँ। चलो, निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं है? तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर होगा इन ऑप्शंस में से हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जो कि उग्रपंथी नहीं थे। ओके, अब मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, ये कांग्रेस के दो दल होते हैं। ठीक है, नरम दल और गरम दल। ठीक है, इन दो दलों में डिवाइड हो गया था कांग्रेस। ठीक है, तो उग्रपंथी भी गरम दल को कहा जाता है। तो उसके जो मेंबर नहीं थे, ये क्वेश्चन पूछा है। तो उग्रपंथी में कौन आता है? लाल बाल पाल, ये सब आपने सुना है। तो लाल बाल पाल, लाल बाल पाल। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिए। तो ये चीज़ है, ये किस में आते हैं, कौन से ग्रुप में आते हैं? उग्रपंथी वाले में। ठीक है, उग्रवादियों में, यानी कि गरम दल में आते हैं। ओके, और गोपाल कृष्ण गोखले जो है नरम दल के अंतर्गत आते हैं, नरम दल के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है? ऑप्शन ए है भगत सिंह, बी दादा भाई नौरोजी, सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड डी फिरोज शाह मेहता। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, जो नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता। भगत सिंह का बिहेवियर कैसा था आप लोगों सभी को बताया, उग्रवादी बिहेवियर था उनका। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर होगा ऑप्शन ए, भगत सिंह। बाकी सब जो तीनों हैं ये बातों से अपनी जो भी उनका प्रॉब्लम्स होती थी उसको सुलझाया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? ऑप्शन ए है 20 जुलाई 1905, बी 21 जुलाई 1906, सी 22 जुलाई 1907 और डी 23 जुलाई 1908। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, 21 जुलाई 1905।
बी है 7 अगस्त 1905, सी 16 अक्टूबर 1905 और डी है 7 नवंबर 1905। तो राइट आंसर क्या है? बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस वर्ष किस तिथि से प्रारंभ हुआ था? तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन ए 20 जुलाई 1905। ओके, 20 जुलाई 1905 से बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन को शुरू किया गया। ओके, तो ये हमको याद होना चाहिए। तो ये जो घोषणा की थी, है ना, इसका भी पूछ रहे थे कि किसने की थी, किसके समय में हुआ था बंगाल विभाजन। तो इसका आंसर होगा कर्जन के समय में। ठीक है, किसके समय में हुआ था बंगाल विभाजन? लॉर्ड कर्जन के समय में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10, बंगाल विभाजन के विरोध में निम्न में से कब शोक दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 16 अक्टूबर 1905 को, सॉरी, बी है 16 अगस्त 1905 को, सी 16 नवंबर 1905 को, डी 16 दिसंबर 1905 को। तो राइट आंसर हमारा है बंगाल विभाजन के विरोध में निम्न में से कब शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है 16 अक्टूबर 1905। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11, संजीवनी नामक पत्र को की रचना किसने की थी? संजीवनी नामक जो पत्र है उसकी रचना किसने की थी? ऑप्शन ए है कृष्ण कुमार मित्र, बी तिलक, सी लाला लाजपत राय और डी महात्मा गांधी। संजीवनी नामक जो पत्र था, ठीक है, उसकी रचना किसने की थी, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है हमारा कृष्ण कुमार मिश्र ने की थी। ठीक है, कृष्ण कुमार मित्र, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। और कब की थी ये भी पूछा जाता है, किस वर्ष की थी? तो 1905 में। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा 1905 में। किस वर्ष में की थी? 1905 में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12, पहली बार स्वराज की मांग किसने की थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में देखा जाता है। ठीक है, तो इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। पहली बार स्वराज की मांग किसने की थी? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी भगत सिंह और डी दादा भाई नौरोजी। तो पहली बार, ठीक है, पहली बार स्वराज की मांग किसने की थी? ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट होगा, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। लेकिन कब, कौन सा अधिवेशन था, कहाँ हुआ था अधिवेशन, ये भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। कब की थी? तो 1906 में की थी। 1906 में स्वराज की मांग की थी सबसे पहले। ठीक है, किसने की? दादा भाई नौरोजी ने की। कब की? 1906 में की। कहाँ की? कलकत्ता अधिवेशन में। कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, उसमें दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग की सबसे पहले। ठीक है, 1906 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग की। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 13, कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए है अरविंद घोष, बी मोतीलाल नेहरू, सी दादा भाई नौरोजी और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा इसका? अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी, अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो राइट आंसर इसका है हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किसके नेतृत्व में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए है सलीमुल्लाह खां, बी आगा खां और सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमें बताना है यहाँ पर कि किसके नेतृत्व में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, हमें ये आंसर देना है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? ऑप्शन ए और बी यहाँ दोनों सही हो जाएंगे, सलीमुल्लाह खां और आगा खां दोनों इससे कनेक्टेड है। ठीक है, ऑप्शन तो यहाँ पर सी आंसर हमारा राइट होगा। ठीक है, दोनों ही सही हैं, सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। कब हुआ था? देखो, सलीमुल्लाह खां और आगा खां के नेतृत्व में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और कहाँ पर हुई थी ये पूछा जाता है, कहाँ पर हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना? कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी। ठीक है, ढाका। कब हुई थी? 1906, आपको यहाँ पे लिखा हुआ ही है। ठीक है, ढाका में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हो गई थी? ऑप्शन ए है, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। इसी तरह के देखो अच्छे क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ, जो कि आप लोगों की प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बना सकते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग कि कौन से अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी दो भागों में बढ़ जाता है कांग्रेस। ऑप्शन ए है सूरत अधिवेशन 1907 में, बी लाहौर अधिवेशन 1909 में, सी कलकत्ता अधिवेशन 1911 या डी कराची अधिवेशन 1913।
तो यहाँ हमें बताना है इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर इसका है हमारा सूरत अधिवेशन 1907 में। ठीक है, सूरत अधिवेशन होता है जो 1907 में होता है। तो उस समय कांग्रेस जो है दो दलों में बंट जाती है, उदारवादी और उग्रवादी। अब क्वेश्चन ये है कि जो सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी ये मैं आपको बता देती हूँ, रास बिहारी बोस ने। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसकी अध्यक्षता के समय कांग्रेस दो दलों में बट गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, तो ऐसी चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए। अच्छी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल रही है। तो नेक्स्ट है हमारा, तो रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में सूरत अधिवेशन 1907 हुआ, जब उदारवादी और उग्रवादी दो दलों में कांग्रेस बट गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। ऑप्शन ए है 1901, बी है 1905 और सी 1911 और डी 1912। अब यहाँ मैं आपको आंसर बता दूं कि किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई, ये आपका आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी 1912। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17। 1916 में 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ए एनी बेसेंट ने, बी लाला लाजपत राय ने, सी मोतीलाल नेहरू ने या डी ए सी मजूमदार ने। तो अब यहाँ बताना है 1916 का जो अधिवेशन हुआ था लखनऊ अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर होगा ऑप्शन डी ए सी मजूमदार। ठीक है, यानी कि अंबिका चरण मजूमदार इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। कांग्रेस के 1916 के अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया। ऑप्शन ए है मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की गई, बी कांग्रेस और मुस्लिम लीग की अस्थायी विलय हो गया, सी है कांग्रेस का अध्यक्ष एक मुस्लिम व्यक्ति चुना गया और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। अब कांग्रेस का जो 1916 का लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें मुख्य दूरगामी परिणाम क्या था, तो वो बताना है हमको। तो क्या था उसमें से, राइट आंसर क्या होगा इसमें हमारा। अब इसमें राइट आंसर ये था, क्या है इसका राइट आंसर ये आप लोगों को बताना है। तो इसके अकॉर्डिंग, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग राइट आंसर हमारा है मुस्लिम लीग की जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार कर लिया गया उस समय। ठीक है, मुस्लिम लीग की जो पृथक निर्वाचन की मांग थी उसको स्वीकार कर लिया गया था लखनऊ समझौते में, जो कि 1916 में हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है। ऑप्शन ए अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी। अब पूछा है कौन सा असत्य है। अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी, तो अंबिका चरण मजूमदार ने तो इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, ऑप्शन बी है इस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच पुनः मेल स्थापित हो गया था, राइट है ये। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। बी और सी ऑप्शन देखते हैं, महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराए गए, ये भी बात सही है। नेक्स्ट है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ हमें बताना है लखनऊ अधिवेशन जो हुआ 1916 में उसमें कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ये बताना है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका होगा अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी। ठीक है, ये कथन असत्य है क्योंकि अंबिका चरण मजूमदार ने ही 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20। भारत में सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, बी एनी बेसेंट, सी गोपाल कृष्ण गोखले और डी रामास्वामी अय्यर। तो होम रूल लीग की स्थापना भारत में सबसे पहले किसने की थी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। कब की थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग 28 अप्रैल। ठीक है, 28 अप्रैल 1916। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें याद होनी चाहिए।
कहाँ पर की थी? बेलगांव पूना में। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 21। निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? ऑप्शन है ए सी आर दास, बी रामास्वामी अय्यर, सी वीपी वाडिया और डी बी जी तिलक। तो राइट आंसर इसमें हमारा है, यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है ऑप्शन ए सी आर दास, जो कि होम रूल लीग से नहीं जुड़े हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी है मोतीलाल नेहरू और डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर होगा, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ठीक है, राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, रिपीटेड है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी कौन था? ऑप्शन ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी है इंदुलाल याग्निक, सी ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। अब जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में, ठीक है, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, तो उसमें पूछा है प्रमुख सहयोगी कौन थे। ऑप्शन ए में आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल और बी में इंदुलाल याग्निक। तो दोनों ही मुख्य सहयोगी थे ये। ठीक है, जो 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ गांधी जी द्वारा, तो इसमें दोनों ही मुख्य किरदार निभाए उन्होंने। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, सॉरी, ए और बी दोनों इसमें इंक्लूड है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह में क्या हुआ था कि इसकी शुरुआत तो गांधी जी ने की, किसानों को उनकी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए की। ठीक है, अब एक्चुअली क्या मैटर था उसमें ना, जो टैक्स इंक्रीज हो रहा था, कर वृद्धि हो रही थी, तो उसी से निजात दिलाने के लिए गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह किया था। ओके, और उसमें मुख्य किरदार किसने निभाया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और इंदुलाल याग्निक ने। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? ठीक है, अब बताने हमें ईयर वाइज बताना है कि कौन सी जो भी इसमें है, जो भी घटना घटी उसको क्रमानुसार हमें लगाना है। चंपारण, बी है अहमदाबाद मिल हड़ताल, खेड़ा असहयोग आंदोलन। तो हमें सीक्वेंस में लगाना है इसको। अब देखो, चंपारण जो सत्याग्रह हुआ वो कब हुआ, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, इससे क्या है ना, इजी रहेगा। 1917 में हुआ। अहमदाबाद मील सत्याग्रह ये हड़ताल कब हुआ? 1918 में हुआ। ओके, खेड़ा कब हुआ? ये भी 1918 में हुआ। ओके, और क्या है? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन हमारा होता है 1920 में। ओके, तो क्लियर हो गया। अब हमें यहाँ पर इजीली लगाना हो जाएगा 1920। ओके, तो क्या है सीक्वेंस सही? 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ पर सही है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया है? ऑप्शन ए है चंपारण, बी खेड़ा, सी अहमदाबाद सत्याग्रह और डी है बारडोली। तो किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया है ये बताना है। तो राइट आंसर होगा, अभी हमने देखा चंपारण का किया है, चंपारण गांधी जी से संबंधित है, खेड़ा संबंधित है, अहमदाबाद सत्याग्रह संबंधित है, पर बारडोली सत्याग्रह नहीं है। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था युद्ध। ऑप्शन ए है युद्ध प्रयासों का अनिवार्य आर्थिक समर्थन करना, बी है बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा, सी है खिलाफत आंदोलन का दमन, डी प्रेस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना। तो क्या है रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? जो रॉलेट एक्ट आया उसका लक्ष्य क्या था? अब क्या है ना, जो रॉलेट एक्ट आया था कब आया, पहले तो ये बता देती हूँ मैं आपको कब आया। ये 1919 में आया। ठीक है, अब इसका राइट आंसर है, इसका लक्ष्य क्या था? बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा होना। ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो 1919 में, ठीक है,
बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 1919 में जो ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट पारित किया, ठीक है, जिसमें प्रावधान था कि बिना किसी प्रमाण के संदिग्ध के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। अब इसको ना भारतीय जो नेताओं ने इसको क्या बोला, काला कानून बोला था इसको, ठीक है। तो इसी के विरोध में हड़तालें हुई, काफ़ी हड़तालें हुई। तो अभी तो इसको इतना ही जान लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया। अब कब लागू किया गया? ऑप्शन ए है 1909 में, बी 1919 में, सी 1930 में और डी 1942 में, यानी 1942 में, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा है, अभी हमने देख लिया है कब है, तो 1919 इसका आंसर होगा 1919, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 28, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? अब कौन सी महत्वपूर्ण घटना थी जो जलियांवाला नरसंहार के तुरंत पहले घटी थी? ऑप्शन ए है असहयोग आंदोलन, बी रॉलेट एक्ट का बनना, सी सांप्रदायिक और डी है साइमन कमीशन का आना। अब जलियांवाला कांड जो हुआ था वो भी 1919 में हुआ था, ठीक है ना। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग का जो कांड हुआ था। तो इससे पहले कौन सी घटना हुई थी जिसकी वजह से जलियांवाला बाग वाला कांड हुआ था? इससे पहले जो था रॉलेट एक्ट का बनना, ठीक है, जिसमें बिना किसी जुर्म के, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक शक की पनाह पर इंसानों को, लोगों को गिरफ्तार किया जाता था, ठीक है, उन पर मुकदमे चलाए जाते थे, ठीक है, उनकी कोई सुनता नहीं था, मतलब कि, ठीक है, जो जिन लोगों को ये लोग गिरफ्तार कर लेते थे अंग्रेज, तो उनकी कोई सुनता नहीं था कि हाँ इन्होंने कुछ गलत किया है या नहीं, उसकी कोई जांच पड़ताल नहीं होती थी। इसको काला कानून कहा गया, अंधा कानून कहा गया, ठीक है। और इसी के अगेंस्ट कि ये कानून हमें नहीं मानना है, भारतीयों ने इसी के अगेंस्ट में हड़तालें की और इसी हड़ताल के चलते अमृतसर के जलियांवाला बाग में ये कांड हो गया, ठीक है, जिसको जलियांवाला बाग कांड कहा जाता है, हत्याकांड कहा जाता है, ठीक है। तो ये थी इसकी स्टोरी जो कि हुआ 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर के ज़रिए। ओके, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 29, काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे गिरफ्तारी के विरोध में। ऑप्शन ए स्वामी श्रद्धानंद और मजहरूल हक, ऑप्शन बी है मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना, सी है महात्मा गांधी और अब्दुल कलाम आज़ाद, डी डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। तो काफ़ी संख्या में जो लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे, किसकी गिरफ्तारी के विरोध में हुए थे, किसको गिरफ्तार कर लिया था? तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार किया गया था। इसी के विरोध में जो लोग थे, भारतीय लोग, वो एक साथ एकजुट होकर के इकट्ठे हो गए अमृतसर में, ठीक है, जलियांवाला बाग में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन है डी, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 30, आज का लास्ट क्वेश्चन है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। ऑप्शन ए है छाली कोठरी घटना के बाद, ऑप्शन बी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, सी है 1857 की विद्रोह के बाद और डी है बंगाल के विभाजन के बाद। तो जो हंटर आयोग की नियुक्ति थी, है ना, तो ये कब की नियुक्ति हुई, कब की गई, तो ये पूछा है क्वेश्चन। तो राइट आंसर इसका है जलियांवाला बाग के जो हत्याकांड हुआ है उसके बाद में हंटर आयोग की नियुक्ति की गई। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। आई होप, आशा करती हूँ कि समझ में आया होगा, आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। तो दोस्तों आज के इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। तो अपनी प्रिपरेशन को बेहतर करिए, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए, अपना सिलेबस जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करिए और उसके बाद अपना रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। एमसीक्यूज़ डेली करने हैं आपको, एक एक चैप्टर का अपना स्टार्ट कर दीजिए एमसीक्यूज़ करने, क्योंकि लास्ट टाइम पर ऐसा हो जाएगा काफ़ी कुछ मैसी हो जाएगा कि अब क्या पढूं, ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, ये चीज़ मत करो, ठीक है। धीरे धीरे स्टार्ट कर दो पढ़ना अपना। जिन्होंने भी अभी तक स्टार्ट नहीं करी है स्टडी अपनी, उनके पास अभी भी टाइम है कि आप लोग कर सकते हैं अपनी स्टडी। तो प्लीज़
लग जाइए अपनी स्टडी में, क्योंकि मौके बहुत देरी से मिलते हैं। ठीक है, आप लोग खुद देखिए 2021 के बाद अब वैकेंसी आई है। ठीक है, तो इतना फिर एज भी कवर हो जाती है। ठीक है, अपना जी जान लगा दीजिए भाई, सिलेक्शन पाना है और पाना है। बस अपनी थिंकिंग को ऐसा रखिए कि इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है। वेल चलिए अब क्लोज़ करती हूँ मैं वीडियो को। आज का सेशन यहीं ओवर होता है। तो जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आई होप आप सभी को मेरी वीडियोस पसंद आती होंगी। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कमी है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और कुछ पूछना है क्वेश्चंस तो आप लोग मुझे कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मेरा जल्दी अपलोड होगा। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू, टेक केयर।